अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज हम जिस गेस्ट को आपके पास लेकर आए हैं, बुनियादी तौर पर वो मेरा ऑफिस विज़िट कर रहे थे, लेकिन आजकल डिफ़ॉल्ट की बड़ी बात की जाती है और ये कहा जाता है कि इकॉनमी बड़ी फ्रजाइल है और पाकिस्तान की इकॉनमी को मुख्तलिफ़ तरह के चैलेंजेस हैं। तो मैंने इस मौके को गनीमत जाना और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे चैनल के लिए कोई टाइम निकालें और स्पेशली जैसे क्लाइमेट जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो पाकिस्तान में किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे इन्होंने बड़ा काम भी किया है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की इन्होंने बड़ी कोशिश की और मैं समझता हूँ कि ये राइट पर्सन है इस जॉब के लिए भी। इनमें पोटेंशियल है। इनका काम मैंने जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन थे उस वक्त भी देखा था और अदरवाइज़ भी मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात ये है कि ये कम्युनिकेशन को भी दूसरे बहुत सारे लोगों से बेहतर इसलिए समझते हैं क्योंकि ये उनका कोर बिजनेस भी है। और मैं इकोनॉमी के बारे में मेरा एक स्लोगन है या मेरा नैरेटिव है, एक माइंडसेट है कि इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन, इज़ ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स। तो वो भी मेरा ख्याल है इनसे बेहतर कोई हमें मिल नहीं सकता था जो उसको इनलाइटन कर सकता है या आपके लिए उस एक चीज़ को ख़ास तौर पर एक्सप्लोर कर सकता कि उसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है। असफर एहसन साहब, आप बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपको आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का और बहुत अच्छा खाना खिलाने का। नहीं, ऑलवेज़ वेलकम। और खाने शाने तो आप भी बहुत खिलाते हैं, लेकिन अभी तक आपने मुझे खाना नहीं खिलाया। एक आध था मेरा ख्याल है। नहीं, मैं आपको बिल्कुल आप कराची आएँ तो हर हफ्ते मेरे यहाँ खाना होता है घर पे, लेकिन इस्लामाबाद में भी आपको इंशाल्लाह खाना खिलाएंगे। अच्छा। और जब आप कहें तो हमारा काम ही खाना खिलाना है। अच्छा, वेरी नाइस। इनहेरिटेड है मेरी नाना की तरफ से, मेरी बेसिकली फैमिली की तरफ से, मेरी वालदा की तरफ से। अच्छा, वेरी नाइस, बड़ा इनहेरिटेड सिलसिला है। वेरी नाइस। मेरे दादा की तरफ से ज़बरदस्त। इन दोनों का, दादा और दादा का यही शौक था। बड़ी महफिलें जमती थी और सारा कुछ होता था। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में भी ये सारा सिलसिला चला। जो आउटरीच की हम बात करते हैं, तो वो आउटरीच वो ग्रेजुअली वहीं से खुद ब खुद इनहेरिटेड मिली और उस पर काम करता हूँ आज। फ्रैंकली चलें, मेरा भी बैकग्राउंड कुछ इसी तरह का है और मेरा सिलसिला भी और मेरा भी जो हैबिट है, ये रूटीन है, इसी तरह की है। खैर एनीवेज बढ़ते हैं। अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी काम किया। देखिए, कहा जाता है जैसे हम अभी डिफ़ॉल्ट की भी बात हो रही है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है, पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं है। अब डॉलर्स तभी आएंगे जब आपकी एक्सपोर्ट बेहतर होगी या आपके पास FDI आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। तो एक्सपोर्ट तो हमने देखा है कि पिछले 10, 12, 15 सालों से स्टैगनेंट है, वो नहीं, वो 24-25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा रही, ज़्यादा से ज़्यादा 30 बिलियन डॉलर्स तक। तो इन्वेस्टमेंट का बहरहाल पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है। तो आपने क्या इक़दाम किए और माजी में क्यों नहीं इस पर तवज्जो दी गई? देखिए, दो तीन मोटी मोटी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि एक तो हमारा जो FDI का इनफ्लो है एनुअली, वो अंडर $3 बिलियन है, वो 3 के अराउंड में घूमता है। इस वक्त जो आपकी मुज़ाकरात IMF के साथ चल रहे हैं उसमें आप सिर्फ $1.1 बिलियन उनसे मांग रहे हैं और लेट चुके हैं आप उनके आगे। एंड देयर इज़ नो अदर वे ऑल्सो। तो ये भी फाइनल होना चाहिए बिकॉज उसके अलावा गुजारा नहीं है। जो फ्रेंडली कंट्रीज़ से भी आपको सपोर्ट करना है उसने भी इसको लिंक कर दिया है इस कंडीशन के साथ कि IMF आपको सपोर्ट करता है तो फिर हम यहाँ से आपको पैसे देंगे। बट सब उधार है, सब कर्ज है, सब लोन है। रियलिटी ये है कि अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स को देखें तो हर सेक्टर में जो इकोनॉमी के बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हर सेक्टर में कई बिलियन डॉलर्स की एनुअल आप इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 6-8 कंट्रीज़ को फोकस करें, जो मैंने किया था, और स्ट्रैटेजी यही थी कि फोकस अप्रोच थी, ऑर्गेनाइज काम था, हैपेजेट नहीं था, और उसमें एक मोमेंटम, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट हम सेट कर रहे थे और वो आज भी बिल्कुल उसी तरह से जारी हो सकता है। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो लाइन में लगी हुई हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से जो है ना वो चीज़ें थोड़ा सा रुकी हुई हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें अगर आप फोकस होकर काम करें, उसका पूरा एक कंप्लीट जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट चाहिए, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए, से मैंने बहुत सारे जो टॉप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे पाकिस्तानी, उनको इंगेज किया जो उन्होंने कंट्रीज़ के साथ काम कर रहे थे। तो वहाँ से आपको लीड्स मिलती थी, उनके साथ बैठ के आप डिज़ाइन बनाते थे, स्ट्रेटजी फाइनल करते थे और फिर उस हिसाब से आप फॉलोअप शुरू कर रहे थे आप। तो हर कंट्री से कई बिलियन डॉलर्स की साल की इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। तो मसला क्या आ रहा है, हम FBR को गाली देते हैं, आप अगले 20 साल गाली देते रहेंगे। चेयरमैन आके कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कोई फाइनेंस मिनिस्टर आता है, कुछ आता है, तो वो जो टैक्स नेट में लोग हैं आप उन्हीं को फर्दर पेन देते हैं, उन्हीं पे आप फर्दर टैक्स लगाते हैं। एग्री पे आप नहीं लगा पाते, बहुत सी चीज़ों पे नहीं लगा पाते बिकॉज
आपका एक पॉलिटिकल सिस्टम इस किस्म का है। तो होता यही है कि आप ये सब कुछ क्यों करते हैं, पैसे नहीं है आपका, पैसे चाहिए, तो पैसे एफडीआई से आएंगे ना, या लोकल जो इन्वेस्टमेंट है उसको अगर आप जनरेट करें, उसको आप फैसिलिटेट करें, उनकी हैंड होल्डिंग अच्छी करें, तो ये जो कई बिलियन डॉलर्स में बता रहा हूँ कुछ इंडस्ट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ के साथ आप ये मोमेंटम शुरू करें। आप 3 से 5 साल में 8 से 10 बिलियन डॉलर, 8 से 10 साल में 15 से 20 बिलियन डॉलर इत्मीनान से ईजीली, ये मैं आपको बहुत एक रियलिस्टिक पिक्चर दे रहा हूँ, बट ये एग्रेसिव पिक्चर नहीं है। अगर एग्रेसिव पिक्चर हो तो वो इससे ज़्यादा की है, तो ये आप इन्फ्लो लेकर आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का उसूल ये होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है ना, जब 4 आपके केसेस आते हैं, फाइनल होते हैं, और जब वो फैसिलिटेट होना शुरू होते हैं, इससे 40 केस नए जनरेट होते हैं। ये कॉर्पोरेट सेल्स की तरह से है। तो मैंने जब आया था तो मैंने कहा था जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कॉर्पोरेट सेल्स ऑफिस है, बट वही कॉर्पोरेट मार्केटिंग ऑफिस है, और जब ये मार्केटिंग और सेल्स हो जाए तो फिर वही कॉर्पोरेट कस्टमर सर्विस ऑफिस है। बिल्कुल सही। तो अगर आपका इन्वेस्टर आता है, उसका फैसिलिटेट नहीं करते, वो भाग जाता है फिर। तो अभी इस वक्त जैसे कहा जा रहा है कि जी इकोनॉमी के हालात बड़े ही ख़राब हैं, पैसे के लिए थोड़े थोड़े डॉलर्स के लिए इज़ाक़दार साहब कभी किसी कैपिटल में जा रहे हैं, कभी वज़ीर आज़म साहब किसी से बात कर रहे हैं, और इसी तरह से डिवोर्स वाला भी समिट अभी हमने रिसेंटली देखा, उसमें भी कोई खातर खा प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन अब बताइए कि इस सूरत हाल में भी पैसा आ सकता है, इन्वेस्टमेंट आ सकती है? देखिए, इस वक्त इन्वेस्टमेंट इस वजह से नहीं आ सकती कि आपका फोकस नहीं है इन्वेस्टमेंट पे, आप सिर्फ लोगों से पैसे मांग रहे हैं, आप जो है वो इलेक्शन तक की गेम देख रहे हैं। तो मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट्स रहीं पहले भी और अभी भी, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ रहीं, आई थिंक कि उन्होंने उस लेवल पे काम नहीं किया जो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट उन्होंने सेट करना था। हमें ना आज की दुनिया में ये देखना होगा कि ये 2+2 होता है हर जगह पे, गिव एंड टेक होता है। ये बरादरी या वो भाईबंदी नहीं चलती है कि आप कहें कि वो मेरी ब्रदर मुस्लिम कंट्री है या उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, चीन से जो हिमालय से ऊँचे ताल्लुकात हैं, शहर से मेरी दोस्ती है, ये कभी काम नहीं आती है। गिव एंड टेक होता है। अगर आप चाइना की ऑर्गेनाइजेशंस को, उनके इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, आप नहीं करेंगे वो भाग जाएंगे, और ऐसे ही होता है। तो मैं नहीं समझता कि चाइना या सऊदी अरेबिया इस मामले में आपके साथ खुश हैं। मैं समझता हूँ दे आर वेरी अपसेट बिकॉज वो अपना टाइम ज़ाया करते हैं। सिर्फ सऊदी अरेबिया, और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स फाइनल नहीं होते। एक कैपेबिलिटी का इशू है, एक विल का इशू होता है। तो जब आपका फोकस जो है ना वो 50 और चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कौन हर्डल कौन है? ब्यूरोक्रेसी हर्डल है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग भी हैं, सिस्टम हर्डल है, और सिस्टम सही करना किसी भी प्राइम मिनिस्टर का काम है। पहला साल होता है जिसमें आपको सिस्टम को सही करना है। मैंने अंदर रह के देखा है, मैं पहले भी काम करता था गवर्नमेंट के साथ, अभी भी करता हूँ काम, लेकिन अंदर रह के जो मैंने देखा, यही ब्यूरोक्रेसी जो सिस्टम आपका है, इसको आप सही कर सकते हैं, लेकिन ये लैक ऑफ विल होती है, इनकॉम्पिटेंस होती है, और फिर एक कोलैबोरेटिव एफर्ट आपको चाहिए होती है। ये मिसिंग है, ये 3 चीज़ें मिसिंग है। मेरी नज़र में करप्शन पे मेरा 0 टॉलरेंस है, करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्शन पे कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जहां हम खड़े हैं आज उसकी वजह करप्शन नहीं है, उसकी वजह ये 3 चीज़ों की कमी है। एक मैंने आपसे बात की इनकॉम्पिटेंस, एक मैंने आपसे बात की पॉलिटिकल विल, और तीसरा कोलैबोरेटिव एफर्ट। जब आप आइसोलेशन में काम करते हैं ना, तो आज के दौर में काम नहीं होता। आपको बहुत सारे इदारों को, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक पेज पे लेकर आना होता है। एक वन टीम का कॉन्सेप्ट होता है। आप वो चीज़ ड्राइव नहीं करते। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स होती है। आप मीडिया उठा के देख लें, 24 घंटे से पॉलिटिक्स चल रही होती है, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं चल रही होती। मैसेजिंग आप देख लें, एक हमने ना एक परसेप्शन ख़राब कर दिया है। इकोनॉमी अच्छी भी चल रही होगी ना, तो वो लगता है कि पता नहीं शायद कल पाकिस्तान डूबने वाला है। एग्जैक्टली यही बात मैं आपसे, बल्कि आगाज़ में भी मैंने ये बात की कि जिस तरह से ह्यू एंड क्राई क्रिएट करने की कोशिश की गई, और पिछले 6-8 महीनों से ख़ास तौर पर एक जमात की तरफ से भी और ये कहा जा रहा है, मुसलसल कहा जा रहा है 6 महीनों से, कि पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट हुआ, अभी डिफ़ॉल्ट हुआ। मैं लोगों को बताता हूँ कि यार 1960 से लेकर आज तक 140 मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, और उसमें आज के जो इकोनॉमिक सुपर पावर्स हैं वो भी शामिल है। क्या क़यामत आ गई भाई? तो कुछ नहीं हुआ, आप फिर भी रीगेन कर सकते हैं, आप फिर भी रीइंस्टेट कर सकते हैं चीज़ों को, फिर भी स्टेबल हो सकते हैं। तो ये इकोनॉमी, तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन की गेम है। दूसरा देखें, आपको ना कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और इसीलिए ये बात चल रही है नेशनल गवर्नमेंट की भी ना, वो बेशक अभी नहीं आएगी, लेकिन ये कि क्यों चल रही है, हमें क्वेश्चन करना चाहिए ना। ये कम्युनिकेशन, जो हम परसेप्शन और सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे आपने काम नहीं किया, इनको प्राइवेटाइज नहीं किया। 1 ट्रिलियन आप जो है ना वो उस पर निकाल देते हैं। बिलियंस एंड बिलियंस की आपकी जो है स्टील मिल प्राइवेटाइज हुई थी, इफ्तिखार चौधरी साहब ने रोक दी, कोई अकाउंटेबिलिटी इफ्तिखार चौधरी की नहीं हुई।
रिकॉर्डिंग का मसला आया, कोई अकाउंटेबिलिटी इफ्तिखार चौधरी की नहीं हुई। फिर साकिब निसार साहब ने भी आके इस किस्म की हरकतें की। इवन कारके वाला भी तो इशू हुआ। पॉइंट ये है कि आप बिलियंस एंड बिलियंस जो हैं वो निकाल रहे हैं, 1 ट्रिलियन आपका निकल जाता है। आप इनको प्राइवेटाइज करें। पिछले 4 साल में सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटाइज हुई, वो भी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो ये एक बहुत बड़ा एक सिलसिला है। दूसरा, जो इन्वेस्टर आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरे दौर में हमने ये किया था कि एक स्पेशल हमने, जो चाइना गवर्नमेंट है, चाइना गवर्नमेंट जो है वो 22 कंट्रीज़ में G2G SEZs बना चुकी है। हमारे यहाँ SEZs का एक मसला है कि जी वो फैसिलिटीज़ का फुकदान है। जब से वो डिवोल्यूशन हुई तो वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेक्रेटेरिएट ज़रूर है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल हमारे पास है, लेकिन डिवोल्यूशन के बाद प्रोविंसेस उसको देखते हैं, डेवलपर उनका होता है, उसमें बड़ी मैसिव करप्शन होती है, सब कुछ होता है, उस लेवल की फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो अगर चाइना यहाँ पर आके एक SEZ बनाए तो आपको बोलो जंगल मंगल कर देगा। आप देख लें हुंजा से कारोकरम तक की आपकी जो गुजरात पास तक की रोड देख लें कहीं पे। तो अच्छा, जब वो आएंगे उन पे ट्रस्ट होगा तो उनका इन्वेस्टर भी साथ में आएगा, आप उसको फैसिलिटेट भी करेंगे। आप यूएई में देख लें, रेगिस्तान में एक प्राइवेट डेवलपर जो है वो एक ज़मीन उठाता है और फिर वो एक, आप उसका ऐड देखते हैं जो वहाँ पे एक सिटी आबाद हुई हुई होती है और आप वहाँ पे अपना प्लॉट बुक कराते हैं और 5 साल में आप देख लें वो सिटी वैसी ही आबाद होती है जो आपने टीवी पे देखी होती है। Exactly. ऐसे ही होता है ना, पूरा यूएई सारा मिडल ईस्ट इतना डेवलप हुआ है। तो चाइना को हम वो बात ही नहीं करते, हम जाके छोटी छोटी आस पे लगे रहते हैं। तो हमारा एज कंट्री जो है ना, 2 मसले हैं हमारे यहाँ। इनकॉम्पिटेंस एक मसला है, दूसरा पॉलिटिकल विल का मसला है। हम अपने सराउंडिंग में जो लोग होते हैं ना, उनकी मतलब चीज़ों में आके, चाइना तो बड़ा अपसेट भी रहा है, देखिए ना, 25 बिलियन ना, अभी भी अपसेट ही है ना। अगर आप काम पूरे नहीं करते तो फिर अपसेट ही होगा ना, टाइम ज़ाया करता है। फ्रेंडली कंट्री मतलब ये थोड़ी होता है कि आप उनका टाइम ज़ाया करें, अपना भी टाइम ज़ाया करें, अपनी अपॉर्चुनिटी ज़ाया करें। तो मेरा ख्याल, और जिस तरह से CPEC पे स्पेशली प्रोपेगेंडा भी हुआ, लाइक वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी था, वो भी, लेकिन काम भी नहीं हुआ ना। गवादर जाके देख ले, गवादर वैसे ही पड़ा हुआ है। 2006 में मैं गया था और अब भी जाता हूँ तो गवादर में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। तो जब तक आप लोकल्स को गवादर में इंगेज नहीं करेंगे, जब तक आप एक अपना पूरी, देखिए गवर्नमेंट में होता क्या है, आप जब एडहॉक पे चलते हैं ना, एक प्रॉपर कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी नहीं होती, तो ये मसले आते हैं। आपका CPEC है, CPEC में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए ना। आप वहाँ से जो हाई एंड इंडस्ट्रीज हैं उनको वहाँ पे ट्रांसफर। एग्जैक्टली यही बात। असफर साहब, मुझे, मैं आपको बताऊं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा जो पहले इधर डिप्टी एम्बेसडर थे, वो उनसे काफ़ी दोस्ती लैग थी, बाकी भी डिप्लोमेट से मिलता। उन्होंने कहा यार आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस जाना नहीं चाहता, वो टेक्नोलॉजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंटरवेंशंस हैं, वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाना चाह रहा। वो कहता है हम क्या करेंगे वहाँ पे। इसमें स्टेट का मसला है ना, स्टेट डील कर रही है CPEC के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। हमें कुछ कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को स्टडी करने की ज़रूरत है, जिसमें मैंने जो इस कंट्री को स्टडी किया वो उज़्बेकिस्तान थी। उज़्बेकिस्तान के आप पिछले 4-5 साल के हालात देख लें, जो उनका प्रेसिडेंट इस पर कर रहा है। ठीक है, वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन बट उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। इन्फ्लो पे जिस तरह वो काम कर रहे हैं, हर चीज़ मेड इन उज़्बेकिस्तान चल रही है, हर चीज़ में उनकी इन्वेस्टमेंट। और पाकिस्तान से इन्वेस्टर्स वहाँ जा रहा है, 25-27 इन्वेस्टर जा रहे हैं। 2 कॉर्पोरेशंस बड़ी हैं जिनको हम भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बड़े माशाल्लाह एक अच्छी गुडविल मैंने वहाँ पे अपनी डेवलप की विद उज़्बेक लीडरशिप। तो हम वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे होता ही है कि भी हम एक इन्वेस्टर को अपने लेके गए, उनका लास्ट मंथ अपने ऑपरेशंस खुल गए, 2.5-3 महीने में काम हो गया। वो इस लेवल की हैंड होल्डिंग करते हैं, इस लेवल पर फैसिलिटेट करते हैं, इतना कॉपरेट करते हैं, आपको इतने एवेन्यूज़ खोल के दे देते हैं कि आप कहते हैं मैंने यहाँ पे काम करना, फिर आप इधर उधर नहीं देखते। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट ना पानी की तरह से होती है, आती है, अगर आप उसका सही यूजेज ना करें, आप उसको सही तरह ग्रैप ना करें, वो निकल जाती है। इन्वेस्टर कभी नहीं रुकता। तो अभी मैं जब सऊदीया में था तो पता चला कि जो 2 इन्वेस्टमेंट जो एग्री के जो प्लेयर्स थे, बड़े प्लेयर्स, वो थोड़ा सा फर्दर फोकस जो है वो कर रहे हैं इंडिया की तरफ, काज़ाकिस्तान की तरफ। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आपके यहाँ जो है वो हैंड होल्डिंग नहीं होती, आपकी चीज़ों को फाइनलाइज नहीं किया जाता। तो उनके, हालांकि प्रॉफिट रेशियो असफर साहब यहाँ इंडिया से कहीं ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा आइडियल वो है। दे आर मतलब इतना वो फोकस कर रहे हैं कि ये फूड सिक्योरिटी पार्टनर बनाए, एक एग्री जोन बने, अरामको की रिफाइनरियाँ बननी है यहाँ पर, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में 8 टोटल सेक्टर्स है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 1 बिलियन दे दो, 2 बिलियन दे दो, 3 बिलियन, तो वो भी क्या उनसा मांगते हैं, वो धार मांगते हैं, कर्ज मांगते हैं।
तो नेशनल प्रायोरिटीज़ को सेट करना होगा, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरे ख्याल से कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया जिसने इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को सही किया हो। ये पहले साल की गेम है, 1 साल में सारी ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है वो सही हो सकता है। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन corporate में कैसे अच्छे बुरे ठीक लोग होते हैं। होगा? हम जब देखते हैं, मैं डिप्लोमेट्स को डेली बेसिस पे मिलता हूँ, मतलब कौन सा मुल्क ऐसा है असफर साहब जिसने ये कंप्लेंट ना की हो कि भाई आपकी ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी हर्डल है आपकी तरक्की में, वो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने देती। पिछले दिनों एक Bureaucracy hurdle नहीं एम्बेसडर, है। असफर साहब, पिछले दिनों एक एम्बेसडर ने मुझे कहा, कहता हम $3 बिलियन की, इट्स ह्यूज मनी, उन्होंने कहा हम इन्वेस्ट करना चाहते थे। एक तो इमरान खान साहब ने काफ़ी ज़्यादा खराबियां हमारे लिए पैदा कर दी, दूसरा उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी। जापान आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, चीन की पहले $64 बिलियन की कमिटमेंट है CPEC के तहत। 10 और मुल्क है, शेंजन कंट्रीज़ के जो टॉप एम्बेसडर्स हैं वो मुझे बताते हैं कि भाई आपकी ब्यूरोक्रेसी हमें काम नहीं करने देती। तो क्यों है ऐसा? बाकी तो किसी और मुल्क में ये ऐसा परसेप्शन में गलत है कि इमरान खान साहब ने सारा कुछ खराब कर दिया, ऐसा नहीं है। देखिए, चलें ब्यूरोक्रेसी की बात कर लेते हैं। पेट्रोकेमिकल पे ब्यूरोक्रेसी की बात कर लेते हैं। पेट्रोकेमिकल पे एक पॉलिसी आ रही थी, वो अप्रैल में पॉलिसी तैयार थी, अप्रैल में पॉलिसी आनी थी, गवर्नमेंट चली गई। जब नई गवर्नमेंट आई, इनको मैंने एम्फेसाइज किया, 5 लोकल प्लेयर्स हैं, एंग्रो है, ICI है, लोटे है, तफेल केमिकल है, गेट्रॉन है। $3.8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें सऊदीज और बहुत सारी कंट्रीज आपके साथ इंटरेस्टेड है, मल्टीलैटरल्स भी इंटरेस्टेड है जो आपको उसमें फंड देंगे। लेकिन आज तक आज हम क्या खड़े हुए, दोबारा हम जनवरी में खड़े हैं, और ये लास्ट ईयर अप्रैल में फाइनल हो रही थी, जिसमें मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करता था, उसको इंडस्ट्रीज लीड कर रही थी, और प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल फोकस था कि इसको फाइनल करो। वो आज तक फाइनल नहीं हुई, वो क्विक फिक्स था, 1.5 साल के अंदर आपकी ये सारी इन्वेस्टमेंट आ जानी थी। तो होता, मैं किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी का देखिए, वो ब्यूरोक्रेसी का मसला डिप्लोमेट्स की तरफ से डिफरेंट मिशंस की जानिब से ये कंप्लेंट सिस्टम आई। का मसला है, सिस्टम का मसला इसलिए आता है कि आप आइसोलेशन में काम करते हैं। हर गवर्नमेंट आके आइसोलेशन में काम करती है, आधे लोगों को साइड पे करती है, आधे लोगों को इधर करती है, और फिर वो चल पड़ते हैं। जब तक आप कोलैबोरेशन में काम नहीं करेंगे, ये मसला चलता रहेगा। नहीं, क्लोज डोर पॉलिसी नहीं है ब्यूरोक्रेसी की। चीन भी सब्सिक्वेंटली इसीलिए नाराज है ना कि भाई वन विंडो नहीं अवेलेबल की बात है। मैं जो एक्सपीरियंस रखता हूँ ब्यूरोक्रेसी का, वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैं जब गवर्नमेंट में गया तो बहुत सारे फेडरल सेक्रेटरी मेरे जानने वाले नहीं थे, उन्होंने तो मेरा कोई काम नहीं रोका। तो आपको इंगेज करना पड़ता है ना। उन्होंने मेरे काम किए, मैं इन्वेस्टर, मेरा खुश होता था, सब कुछ होता था। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ कि इंगेजमेंट इज मिसिंग, लैक ऑफ इंगेजमेंट इज द रीज़न as far as the bureaucratic hurdles are concerned. This is my remark about the bureaucratic system. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ, जैसे पोटेंशियल की भी बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक्सपोर्ट का पोटेंशियल या इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है भी, सही है नहीं। मुझे सेक्रेटरी कैबिनेट ने एक दफ़ा बताया, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ने मेरी ड्यूटी लगाई कि हमने चीन को या रशिया को सेल करने हैं, $1 बिलियन हमें चाहिए, $2 बिलियन चाहिए, तो हम अपना कोई प्रोडक्ट भेजते हैं। कहते मैंने चीन के साथ नेगोशिएट किया, चीन ने मुझे कहा कि अच्छा आप हमें बताएं आप हमें कौन सा प्रोडक्ट देंगे उसके अगेंस्ट। तो कहता मैंने उनको शुगर पिच की, तो उन्होंने कहा आपकी शुगर तो वैसे ही बड़ी पुअर है, बड़ी पैथेटिक है, हम तो इससे सस्ती चीप शुगर जो है ख़ुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि चावल मैंने उनको पिच किए, तो उन्होंने बताया कि चावल का भी इसी तरह का, राइस का भी आपकी वो प्रीमियम क्वालिटी नहीं है। तो ये भी तो इश्यूज़ हैं ना, जो हमारा इन्वेस्टर, हमारा एक्सपोर्टर या अदरवाइज हमारी जो प्रोडक्शन है वो उस लेवल की अब नहीं, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, एनवायरनमेंट हुआ है। दूसरा देखिए, आप टेक्नोलॉजी पे स्पेशल फोकस करें, सबसे बड़ा क्विक फिक्स ये है। 5 से 7 सालों में आपकी इकोनॉमी को चेंज कर सकता है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का एरिया। उस पर भी IT मिनिस्टर ने बहुत काम किया, उस वक्त सेक्रेटरी ने बहुत काम किया, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बट जो पोटेंशियल है अभी $2.1 बिलियन पर आई है, $5 बिलियन का आपका टारगेट है। इंडिया 150 क्रॉस कर चुका है, आप भी $15-20 बिलियन पे जा सकते हैं, बहुत इत्मीनान से जा सकते हैं अगले 5 सालों में। बट ये कि उसके लिए मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट आ जाए, चाहे यहाँ पे कोई नेशनल गवर्नमेंट हो, चाहे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, आपको नीड है कोलैबोरेशन की, आपको कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स चाहिए। आप इदारों में अच्छे लोग लगाएं, वो लोग लगाएं जो डूअर्स हैं, दोस्ती यारियाँ को ख़त्म करें। ये मुल्क के बहुत पता है, इस वक्त अपॉर्चुनिटी की बात बहुत करते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है आफ्टर इंटरेक्शन विद द ग्लोबल कम्युनिटी, जिसमें गवर्नमेंट के लोग भी हैं, जिसमें टॉप मल्टीनेशनल्स के लोग भी हैं, टॉप इन्वेस्टर्स भी हैं दुनिया भर से, नॉट 1-2 या 8-10 कंट्रीज़। मेरा कोई नेटवर्क है 28-30 कंट्रीज़ में। हर जगह से जो बात समझ में आती है, ये 3-4 साल आपके पास हैं, यकीन करें। क्योंकि देखिए, मैं आपके पास आता हूँ ना 10 दफ़ा, और मैं बात करने आता हूँ और आप मेरा काम नहीं करते, मैं 11वीं दफ़ा नहीं आऊँगा। फिर बोलूँगा बैठ के चाय पियेंगे, बट काम की बात आपसे मैं नहीं करूँगा। तो पाकिस्तान के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है।
लोग आते हैं, मैं बोर्ड ऑफ में 6 महीने था, आप यकीन करें इतना इन्वेस्टर आता था कि मैं खुद हैरान होता था। इतना इन्वेस्टर आता था। ग्रेजुअली जैसे हमने परसेप्शन बनाना शुरू किया, हमने उसकी मार्केटिंग शुरू की, इन्वेस्टर आना बढ़ गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आना शुरू हो गए, जो उनको भी हमारा बड़ा बेसिक एलिमेंट हमने काम नहीं किया। अब उनको 24 घंटे पॉलिटिक्स पे लगा के रखते हैं। इतना बड़ा पोटेंशियल है। अगर आप इन जो आपके पाकिस्तानीज़ हैं दुनिया भर में, ख़ासतौर पे जो यूरोपियन या मिडल ईस्ट या अमेरिका साइड पे पाकिस्तानीज़ हैं, अगर इनको आप चैनलाइज करें, आप यकीन करें ऐसा ग्लोबल नेटवर्क बना। इंडिया की एग्जांपल आपके सामने है, उनका जो डायस्पोरा है ना, वो रियल एफर्ट करता है, वो एम्बेसडर है, वो कोई एक अपॉर्चुनिटी अपनी इंडस्ट्री अपनी कंट्री में नहीं छोड़ता जो वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट ना करे। तो हमें एक इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है। तो मेरा मानना ये है कि ये तमाम चीज़ें डूएबल हैं। कोई फिर अगेन ब्यूरोक्रेसी पे बात आ जाती है। हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर परफॉर्मिंग वेरी पुअरली और उनका कोई फोकस नहीं है। मेरी नज़र में पॉलिटिशियंस बदनाम करते हैं ब्यूरोक्रेसी को, डिप्लोमेट्स के सामने भी, दुनिया के सामने भी। इतनी बुरी नहीं है जितना बदनाम किया गया। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन एक्चुअली। तो अपनी नाअहली को जब इंसान छुपाता है ना, तो वो फिर ब्लेम किसी और पे करता है। मैं काम नहीं कर सकूँ, मैं आप पे ब्लेम डाल। क्विक फिक्स टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर कैसे करना है। 6-8 कंट्रीज को फोकस करें, जिस पे हमने फोकस किया था। यही कंट्रीज आपको 1 से 2 साल में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। चीन, सऊदी अरेबिया, कतर, नेदरलैंड्स पे बड़ा पैसा है जो एग्री और एग्री टेक्नोलॉजी के ऊपर, डेयरी के ऊपर। इसके अलावा आप यूएस पे हमेशा फोकस और उन्होंने सीपैक के तहत प्रोजेक्ट भी यूएई पे फोकस करें। यूएई में फैमिली बिजनेस हाउसेस हैं और जो गवर्नमेंट है वहाँ से अगर आप प्रोजेक्ट्स को फाइनल करें तो कई $1 बिलियन आपके यहाँ से भी आ सकते हैं। तो ये तो क्या वे फॉरवर्ड, क्या आउटरीच किया जाए? वे फॉरवर्ड ये है कि आउटरीच तो हमने बनाई थी ना स्ट्रेटजीज पे, तो काम हमने ऐसा लेवल का शुरू किया था कि मैं 6 महीने में 18 मीटिंग सिर्फ हमारी सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर उसकी लीडरशिप। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास ये कैपेसिटी है कि वो आउटरीच कर सके और इन्वेस्टमेंट लेकर आ सके। हम बिल्ड कर रहे थे, लेकिन वो अभी सिस्टम फिर वहीं पे खड़ा है। ना कोई चेयरमैन है, ना कुछ है। फेडरल मिनिस्टर सालिक चलाती, इज अ वेरी गुड पर्सन, आई पर्सनली लाइक हिम, वेरी हम्बल मैन, माय वेरी डियर फ्रेंड। लेकिन इन्वेस्टमेंट बोर्ड के पूरे सिस्टम को तब्दील करना पड़ेगा, उसको एम्पावर करना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। उसमें मैं ये कर रहा था कि पोटेंशियल बदल है पाकिस्तान में। पोटेंशियल न सिर्फ है, डूएबल है, अचीवेबल है। आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, बातों से बढ़ के आपको रियलिस्टिक एक अप्रोच अपनानी होगी, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट चाहिए होगा। और आपको और सेक्टर्स हैं, डेयरी है, जो रियल एस्टेट है, एग्री पे आप सिर्फ एक एग्री पकड़ लें, आपका पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। आप जो है वो एक टेक्नोलॉजी पकड़ लें, पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इस पर बहुत सारी कंट्रीज इंटरेस्टेड है। इस तरह से हेल्थ केयर पे बड़ा पोटेंशियल है। 23 करोड़ की आवाम है, हेल्थ केयर पे बहुत पोटेंशियल है। और बहुत सारी कंट्रीज है जो हेल्थ केयर पे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाना चाहती हैं। फार्मास्यूटिकल में हम रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं, आप API के थ्रू यहाँ पे रॉ मटेरियल शुरू करें। हमने चाइना के साथ काम शुरू कर दिया था, फिर वो सिस्टम डिरेल हुआ, उस पर अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, बट उसको फास्ट ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है। जिस वक्त आपकी फार्मास्यूटिकल का मेजर रॉ प्रोडक्ट मटेरियल यहाँ बनना शुरू हुआ, आप देखेंगे कि आप बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस यहाँ पे और हम तो सारा कुछ ही इंपोर्ट कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, दवाओं की कीमतें भी नीचे आएंगी और आपकी इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। इसी तरह से पेट्रोकेमिकल है, $3.5-4 बिलियन की रेडी इन्वेस्टमेंट है, 2 साल में पैसे आपकी जेब में होंगे। आप उसको फौरी तौर पे, मुझे हैरत है कि 8 महीनों में इस गवर्नमेंट ने क्या ये जुल्म किया है कि अप्रैल में जो पॉलिसी आनी थी, आज जनवरी का एंड होने चला जाएगा, आपकी पॉलिसी नहीं आई। ये वो क्विक फिक्स था जो आज आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता। ठीक है, 3.8 बहुत शुक्रिया असफर साहब, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे और अदरवाइज जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है उस पर आपने बात की और हमें बहुत ज़्यादा इनलाइटन किया, ओवरऑल भी इकोनॉमी का भी व्यू दिया। बहुत शुक्रिया जी, चैनल देखने का बहुत शुक्रिया और स्पेशली ये ज़बरदस्त किस्म का वीलॉग देखने का भी शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।